नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश विरोधी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि संघ ने कितने ही बलिदान दिए। संघ का लक्ष्य एक भारत श्रेष्ठ भारत रहा। आजादी के बाद से ही संघ को कुचलने का प्रयास किया गया, चाहे संघ पर प्रतिबंध हो, चाहे झूठे मुकदमे हो, लेकिन संघ ने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया। जो अच्छा है वो भी हमारा, जो कम अच्छा है वो भी हमारा। वहीं इस बीच लेह हिंसा के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त कर दी गई। जांच एजेंसी और पुलिस की छापेमारी जारी है। सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने और जन सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस ने कड़े कदम उठाए। इसी के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम जिले में सिम कार्ड बेचने वालों पर भी दबिश डाली और इसके साथ ही आतंकी संगठनों को लेकर भी घाटी में छापेमारी जारी है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, संघ के कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी और उन्होंने जो बातें कही, उनका इशारा किस तरफ? भाई, संघ के कार्यक्रम में उनकी मौजूद तो संघ के ही है। ये मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है। भाई, कोई पीछे के दरवाजे से कोई मुख्य प्रधानमंत्री बना है क्या? देश की जनता चुनी ये जानते हुए कि भाई आरएसएस के लोग हैं। 100 साल पूरे हुए और अभी भी आपको हकायत जो है वो दिख नहीं रहा कि 100 साल की जर्नी में तमाम तरह की कोशिश, साजिश, कानूनी कार्रवाई, राजनीति करके आपने आरएसएस के ग्रोथ को रोकने की कोशिश की। इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया, सिलेबस से गायब कर दिया, मीडिया से गायब कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई संगठन है तो वो संघ है जी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। ये बड़े बड़े किसान आंदोलन करने वाले आ जाते, क्यों फेल हो जाता है? सबसे बड़ा किसानों का संगठन जो है वो आरएसएस का है। मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस का है। छात्रों का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस का है। वकीलों का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस का है। बैंक एम्प्लॉय का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस का है। और देश की सबसे बड़ी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो भी आरएसएस का है। तो कोई बात तो है या जनता में आपको विश्वास नहीं है? लोग इनके साथ हैं, ये तो प्रमाणिक है। और आपने क्या किया? आपने एक विलिफिकेशन कैंपेन चलाया। और विलिफिकेशन का आप ये समझिए स्तर इस तरीके का है। उस समय मैं जेएनयू में हुआ करता था। वो गढ़ है सब, वहीं से फैक्ट्री निकलता है सब, एक से एक वाहियात आइडियाज। तो बीजेपी जीत गई सरकार बनने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की। आप ये समझिए, ये वामपंथी लड़कियां वो गंगा ढाबा में घेर के हम लोगों से पूछने के लिए आ गई, ऐसे डरी हुई, ओ माय गॉड, बीजेपी की सरकार आ गई है, ये संघ की सरकार आ गई, क्या हम लोग जीन्स वगैरह पहन पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे? आप ये समझिए, गलती उन लड़कियों की नहीं है। ये हिंदुस्तान का मीडिया, एकेडमिया, ये नैरेटिव गढ़ने वाले लोग, दलाली करने वाले लोग, उन लोगों ने उस तरह का माहौल क्रिएट कर, इस बैकग्राउंड में अगर कोई संगठन आज यहां तक पहुंचा है, तो अगर आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उसको धता बताने की कोशिश करते हैं, तो बीमारी किसकी है पता है? आपको मोतियाबिंद हो गया है कि जिसको आप हकीकत आपको दिखाई नहीं देती। सारे परेशान चल रहे। टेक्स्ट बुक में अब आरएसएस पढ़ाया जाएगा? क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? टेक्स्ट बुक में कांग्रेस पार्टी पढ़ाया जा सकता है, नेहरू पढ़ाया जा सकता है, इंदिरा गांधी पढ़ाई जा सकती है, तो हेडगवार क्यों नहीं पढ़ाए जा सकते? आरएसएस क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है? ये तमाशा बंद होना चाहिए। जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करने की
हिम्मत होनी चाहिए हिंदुस्तान के विपक्ष को। बिल्कुल, संघ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन राजीव सर, संघ की भूमिका को लेकर जो सवाल अब तक लोग उठाते आए हैं, क्या पीएम मोदी ने उसका ही जवाब दिया है? देखिए, सवाल क्या था, ये लोग सवाल किस तरह के उठाते रहे हैं, इन सवालों में खुद ही घिर जाते हैं, क्योंकि 1947 से पहले का संघ और 47 के बाद का संघ, ये दोनों में ये लोग अंतर स्थापित करने की कोशिश करते रहे। 47 से पहले संघ के क्या काम थे, 1925 से जब से स्थापना हुई उसके बाद से 47 तक क्या कांग्रेस पार्टी, जिसकी दावेदारी ये राहुल गांधी करते हैं कि हमारी कांग्रेस 1885 की वो कांग्रेस है जिसको एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने बनाया था, जिसके कई ब्रिटिश अधिकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, और जो कांग्रेस बनाए ही इसलिए गई थी क्योंकि उन लोगों का मकसद था कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम को और ज्यादा खींचा जा सके, एक ऐसे सेफ्टी वॉल्व की तरह उपयोग करें जो कि विस्फोट होने से बचाया जा सके। अब ये दावेदारी करने वाली कांग्रेस क्या 1925 के बाद 1947 तक किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने, यहां तक कि महात्मा गांधी ने कभी संघ की बुराई की? उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया कि कई आपदाओं में, महाराष्ट्र में जो भूकंप आए थे उस स्थितियों में, बाढ़ सुखाड़ के परिस्थितियों में, ये हमेशा बोलते रहे कि संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका सराहनीय है, उससे अद्भुत काम कोई और संगठन कर ही नहीं सकता। यहां तक कि कांग्रेस का ये सेवा दल जो उस समय बने हुए थे, उसके कार्यकर्ताओं में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो संघ के कार्यकर्ताओं की तरह आपदा में काम कर सकें। और 1947 के बाद स्थितियां बदल गई, क्योंकि संघ पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ गई, यानी कि जनसंघ बन गया, और इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 1947 से पहले जो संघ था, आरएसएस थी, उसकी आजादी की में कोई भूमिका नहीं है, आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं है। तो आजादी की लड़ाई में किसकी किसकी भूमिका नहीं है? क्या जितनी विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं जो ये संविधान लेकर राहुल गांधी चलते हैं, इनकी औकात हैसियत है कि वो बता सकें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कितनी भूमिका थी? वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट किए थे या विरोध किए थे? उन्होंने क्यों बार बार कहा था कि अंग्रेजों को अभी और भारत में शासन करना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद ये सवर्ण अंग्रेजों की जगह ले लेंगे और दलितों के ऊपर अन्याय बढ़ जाएगा। किसी के औकात हो तो मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर विपक्ष में बैठी हुई सारी पार्टियां, तेजस्वी यादव की पार्टी है, ये कह दे कि बाबा साहब अंबेडकर की कोई भूमिका नहीं थी आजादी के आंदोलन में। उनको तो ये पूरी तरह से कहेंगे कि नहीं नहीं, ये बहुत बड़े दलित चिंतक थे। तो संघ की भूमिका कैसे होगी? संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका थी। संघ कोई ऐसे संगठन नहीं थे जो कि अपने कार्यकर्ताओं को रोके रखे। जो कार्यकर्ता जाते थे, जो संघ के लोग आपदाओं में जाते थे, हिंदुओं को जागृत करते थे, जिन लोगों ने मिलजुल कर ये शिवाजी उत्सव और गणेश महोत्सव को इतना विराट बनाया और उन जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, आज भी बात होती है कि ये विदेशी मानसिकता के खिलाफ हम कैसे स्वदेशी का पालन करें, आगे बढ़ाएं। तो उन जगहों पर इन लोगों ने भूमिका बदल दी कि संघ की आजादी के आंदोलन में भूमिका नहीं थी, जहां तक टेक्स्ट बुक में पढ़ाए जाने की बात है। अगर टेक्स्ट बुक में संघ का नाम नहीं होता, 1925 की बात नहीं होती, अगर डॉक्टर हेडगेवार की बात नहीं होती, गोलवलकर की बात नहीं होती, तो फिर लोगों को जानकारी कहां से होती? टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक में महाराणा प्रताप का भी जिक्र है, लेकिन उनके 3 पुश्त ऊपर तक का जिक्र नहीं है। लेकिन जिक्र क्या होता है? मुगलिया सल्तनत के, ये बाबर से लेकर औरंगजेब तक के। तो ये विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, जानकारी थोड़ी थोड़ी दी गई और उसके साथ प्रोपेगेंडा पैदा किया गया। अब स्थितियां बदल गई है। पीएम मोदी ने यही संकेत दिया है कि अब स्थितियां बदल गई। ये वाजपेयी जी के समय की सरकार नहीं है जिनको बैसाखी की जरूरत पड़ रही थी और वो संघ के कार्यक्रम में नहीं जा सकते थे, संघ पर इतना खुल के बातचीत नहीं कर सकते थे, डाक टिकट जारी नहीं कर सकते थे, 1 रुपये का क्वाइन जारी नहीं कर सकते थे। और अब तो मांग उठ रही है कि डॉक्टर हेडगेवार को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये मांग उठ गई, राष्ट्रपति को लेटर भी लिखा गया है और हो सकता है ये घोषणा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यकाल में जिस मूड में जा रहे हैं कि पहली बार ये 10-11 साल के बीच वो संघ के मुख्यालय गए,
वहां पर प्रोग्राम किया। 100 साल संघ के होने पर हर मंच से मन की बात से लेकर 15 अगस्त के समय में लाल किले की प्राचीर से संघ की बात की और उसके कार्यक्रम में जा रहे हैं। अब वह पूरे मूड में है कि जिस संगठन ने हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी दी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अब ये डरने की जरूरत नहीं है इन लोगों से, क्योंकि ये सेकुलर गैंग ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहेगा, मेरा काम है जो कर दे। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार के भारत रत्न देने की मांग भी उठ गई है। इन लोगों के और भी मिर्ची लगनी बाकी है। बिल्कुल। और इस बीच डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में भी ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। जो छापेमारी की गई है उसका क्या लेह से जो हिंसा है उससे कनेक्शन है? देखिए, एक बात समझिए, भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि जैसे ही सिचुएशन बेहतर होगा जी, हम पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे देंगे। अब दिक्कत क्या है कि ये तय कौन करेगा कि सिचुएशन आ गया है। तो उसके लिए वहाँ की पुलिस की रिपोर्ट, वहाँ की सरकार की रिपोर्ट, वहाँ पे जो क्रियाकलाप हो रहा है, आईबी की रिपोर्ट, कि क्या अभी भी उस तरह के एलिमेंट्स हैं। अब लेह में बवाल हुआ, इसका कोई रिश्ता कश्मीर के इस एक्शन से नहीं है, क्योंकि ये लगातार ये एक्शन ये चल रहा है। करीब 250 के आसपास इस तरह के संदिग्ध बिजनेसमैन, उनके यहाँ छापेमारी करके उनको बंद किया गया है। ये पहलगाम तो हुआ ना, पहलगाम ये लेह की वजह से तो नहीं हुआ या उसके बाद तो नहीं हुआ, पहलगाम हुआ। पहलगाम के बाद से ही आप देखिए कि ये एक्शन का सिलसिला जो है वो जारी था। जो लोग इक्वेट कर रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि भाई आप क्या करवाना चाह रहे हो। अब आज क्या हुआ, तो वहां जो आतंकी संगठन लश्कर तौयबा हो या फिर रेसिस्टेंट फ्रंट हो या फिर जैसे मोहम्मद हो, है ना, ये सारे लोग ये तो मुखौटे हैं, पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन यहाँ फैसिलिटेटर कौन है? ये जमाते इस्लामी और हुर्रियत वाले लोग हैं, ये दोनों हैं। तो आज जमाते इस्लामी से जुड़े हुए कई सारे बिजनेसमैन के यहाँ भी छापेमारी की गई और बडगाम के अंदर हुर्रियत के दफ्तर को भी तालाबंद किया। इसका मतलब इनपुट है, ये सारी चीज़ें पैसे पे चलती है। पैसा कहाँ से आता है भाई? अब तो बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी गई, लेकिन जो बचा हुआ है वो एक एक करके उसको भी खंगाला जाएगा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी कोई घुमाएगा और कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा या इस तरह के जहनीत वाले लोग खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये कॉन्स्टेंटली आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई देखिए, पाकिस्तान तो फिर करेगा कुछ न कुछ। वो लगा ऐसा तो नहीं पाकिस्तान संत बन गया। तो पाकिस्तान अपनी जद्दोजहद वो जारी रखता है कि किसी तरह से आर्म्स पहुंचाएं, पैसे पहुंचाएं, वहाँ पे रिक्रूट किया जाए। तो यहाँ जो रिक्रूटर है, जो उसके फैसिलिटेटर है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसका कोई डायरेक्ट लिंक लेह से हो, ये मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। राजीव सर, जम्मू कश्मीर में लोकल पुलिस और जांच एजेंसियों के जॉइंट ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की गई है, तो इससे क्या पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की गई है या सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को चताया गया है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है और वो राजनीतिक पार्टी है जहां सरकार में है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सिर्फ बदनाम इस बात के लिए हैं कि वो ऐसे सिचुएशन में बार बार पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य के दर्जा के लिए हमारी पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अलायंस करना चाहिए, सरकार में उनको भी शामिल करनी चाहिए। ये इस लेवल तक पहुंच गए कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमें सरकार में शामिल करो, तब हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। जैसे उन्होंने महबूबा मुफ्ती के ऊपर टारगेट उनको किया और कहा कि नहीं 2005 में जैसे हुआ, जैसे महबूबा मुफ्ती के समय में हुआ, ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर अलायंस कर लेते हैं तो फिर यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा और इसके लिए हम तो रिजाइन कर देंगे, लेकिन दूसरे कोई चाहिए अगर जिसको लगता है तो वो आप सामने आए और वो मुख्यमंत्री बन जाए। ये उनकी पार्टी के अंदर चल रहा है, बवाल चल रहा है। उनकी पार्टी के लोग, उसके नेता बार बार दबाव डाल रहे हैं कि हमने वोट लिया था इसी के आधार पर कि यहाँ पर पुलिस हमारे कंट्रोल में होगी। जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा और यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली, ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर तो थोड़ा सा ही है। पुलिस का कंट्रोल इनके पास नहीं है। अगर पुलिस का कंट्रोल होता तो क्या होता?
क्या ये हुर्रियत का दफ्तर सील होता? क्या जमाते इस्लामी के लिंक वाले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती? ये होता नहीं था। पुलिस का कंट्रोल जम्मू कश्मीर की सरकार के पास, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी, जो वहां के नेताओं की जिम्मेदारी, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, इन सब की जिम्मेदारी थी लोकल लेवल पर लोगों को सुरक्षा देना। और ये आतंकवाद जिस तरह से कई लेयर बने हुए हैं करप्शन की तरह कि मुख्यमंत्री तक पहुंचते पहुंचते आपको 20 साल लग जाएंगे, ये इतने अधिकारी को पकड़ो, उसके मीडिएटर को पकड़ो, उसके बाद मनी ट्रेल देखो, उसके बाद अंतिम होते होते ये बड़े मछलियां पकड़ में आती है। जैसे अरविंद केजरीवाल को देखिए, जितने लोग हैं, तो उसी तरह से इसमें भी है। और इसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस है अभी केंद्र के पास है, उनके सारे अधिकारी डटकर उन लोगों के पूरे ग्रुप को खंगालते हैं, इन्फॉर्मर देखते हैं, और वो डर नहीं है उनके अंदर कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ट्रांसफर कर देगा, साइड में भेज देगा, दूसरे को ले आएगा। इसलिए ये निर्भीक होकर पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और यही दिक्कत अब्दुल्ला परिवार की है, यही दिक्कत वहां के नेताओं की है कि हमारी बात तो सुनी नहीं जाती। पहले यही होता था, गांव में छापेमारी हुई, 4 लोग गिरफ्तार हुए और अगले दिन फोन आया और थाने से वो छोड़कर चला गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। वो स्थितियां बदली है। इसलिए जम्मू कश्मीर में अभी थोड़ा वक्त और लेना चाहिए, जितना समय लगे, लेकिन ये पूरा नेटवर्क जब तक नहीं टूटता तब तक वहां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना जरूरी नहीं है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संघ के कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने बता दिया कि कैसे आजादी के बाद से ही आरएसएस को बदनाम किया गया, जिसके पीछे कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही, और आज भी देश को हिंसा की आग में झोंकने के लिए कांग्रेस का प्रोपेगेंडा जारी है। वहीं कश्मीर में छापेमारी से साफ है कि जिन लोगों ने लेह हिंसा में मदद की या जिनका भी इस हिंसा से कनेक्शन रहा और जिन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी के तहत जम्मू कश्मीर में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।